नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक्स-रे ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया। सूद सर, महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ जीत यहाँ पर मिली है एनडीए को, और लेकिन अब मामला ये है कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है अब फडणवीस, शिंदे, अजीत पवार या फिर कोई और यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा? और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप पीछे लेके भी जाएं और थोड़ा बैकग्राउंड में भी बताएं कि ये ऐसी संभावनाएं क्यों हुई कि अब इतना सोचना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, कौन बनेगा। हर एक इशू डिस्कस करना पड़ता है। देखा जाए तो फडणवीस सबसे आगे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को या एनडीए को जीत दिलवाई है। शिंदे को भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि शिंदे की वजह से ही तो उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट या उद्धव ठाकरे की जो पार्टी टूटी है, और अजीत पवार की वजह से शरद पवार। इन तीनों लोगों ने, यानी कि शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, हिंदुओं को बायकॉट करना शुरू कर दिया था, मुसलमानों को गले लगाना शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं जब 2019 के इलेक्शन हुए थे। जब 2019 के इलेक्शन हुए तो शिवसेना और बीजेपी साथ थी, इनको मेजॉरिटी थी। लेकिन उस टाइम पे बीजेपी ने गवर्नमेंट बनानी थी, क्योंकि इनके आसपास में एग्रीमेंट हुआ था कि जिसके ज्यादा एमएलए होगा वो गवर्नमेंट बनाएगा, और बीजेपी के ज्यादा एमएलए थे, और इसलिए फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाना था। फडणवीस वैसे भी अपनी वहां पे दिखा चुके थे कि किस टाइप की उनकी कैपेबिलिटी है, जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर रूल किया था। तो लेकिन उद्धव ठाकरे सीएम बनना चाहते थे, और उन्होंने बीजेपी को धोखा देकर के कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिला लिया, और ये सारा का सारा काम किया शरद पवार ने। यानी कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी से अलग करने का, उनको सीएम की गुद्दी संभाल दे दी। लेकिन दूसरी बात है कि उस टाइम पे शरद पवार मिले पीएम मोदी से पार्लियामेंट हाउस के अंदर में, और उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन दो कंडीशन है। एक, सुप्रिया सुले उसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया जाए, और दूसरी बात, फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम न बनाया जाए। पीएम मोदी ने उनकी बात मानने से मना कर दिया, क्योंकि पीएम मोदी किसी तरीके से फडणवीस को इग्नोर नहीं कर सकते थे उनकी कैपेबिलिटी की वजह से। और शरद पवार इसलिए चाहते थे फडणवीस को कि फडणवीस अपनी कैपेबिलिटी शो कर चुके थे और कर भी रहे थे। वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो महाराष्ट्र में उनका पूरा कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए शरद पवार उनको नहीं चाहते थे। और दूसरी बात, अपनी लड़की को या सुप्रिया सुले को इसलिए बनाना चाहते थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कि वो अगर मिनिस्टर बनेगी तो उनका धंधा चलता रहेगा, क्योंकि इनका महाराष्ट्र के अंदर पहले शुगर लॉबी पे कंट्रोल था, फिर अब आलू प्याज जो जितनी चीजें उस पर इनका कंट्रोल है। और ये वो लोग हैं जो यहाँ पे 10,000 करोड़ साल का कमाते हैं, लोग अपने किसानों को एक्सप्लॉइट करके। इनके बड़े बड़े वहां पे गोडाउन हैं जहां पे प्याज आलू को सपोर्ट करते हैं। और पीएम मोदी ने इनकी बात तो नहीं मानी, लेकिन फिर भी अजीत पवार को ला करके फडणवीस वहां पे सीएम बन गए। जब सीएम बने फडणवीस, तो उनकी गवर्नमेंट सिर्फ 3 दिन चली, क्योंकि वो एक एजेंडा था जिसपे काम करना था। वहां पे 60,000 करोड़ का पैसा था जो किसानों को बांटना था, और पीएम मोदी को पता था कि अगर ये पैसा चला गया उद्धव ठाकरे के पास या कांग्रेस के पास तो किसानों को पैसा नहीं पहुंचेगा। इसलिए फडणवीस को वहां पे सीएम की कुर्सी पे बिठाया गया, और उन्होंने एक ये काम कर दिया। दूसरा काम था बुलेट ट्रेन का, जिसके ऊपर जापान ने हमको $88 बिलियन दिए हैं, वो भी 0.1% इंटरेस्ट के ऊपर, ये बुलेट ट्रेन बनाने में। तो वहां पे कुछ जमीन का था कंट्रोल, जिसको कंट्रोल में करना था ताकि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल सके। ये दो तीन काम थे, और कुछ उन्होंने और पेपर पे साइन किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी, और उद्धव ठाकरे वहां के सीएम बन गए महाराष्ट्र के। और आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे जब सीएम बने, किस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र को लूटा, किस तरीके वहां से मुस्लिम को प्रमोट करना शुरू कर दिया। मस्जिदों में कहा कि आप यहाँ पे लाउड स्पीकर चलाओ, जबकि सऊदी ने अपने मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर बना कर दिए, और नवनीत राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर जेल में डाल दिया। कई दिन तक बेचारी जेल के अंदर रही, वो भी वहां पे एमपी थी। और किस तरीके से इन्होंने वहां पे दूसरे काम करने शुरू कर दिए, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेट कर दिया, जो मुंबई मेट्रो थी उसको भी लेट कर दिया, जिससे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को या इंडियन गवर्नमेंट को हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। इनको पैसे से के नुकसान से कोई मतलब नहीं था, और मुस्लिम अपीसमेंट का काम इनका चलता रहा। लेकिन उसके, क्योंकि उस टाइम पे इनको आरएसएस से सपोर्ट कर रही थी, आरएसएस ये नहीं चाहती थी उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट को गिराया जाए। लेकिन एक बार फडणवीस ने कोई स्टेटमेंट दी आपके उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गडकरी जो सेंट्रल मिनिस्टर थे और आरएसएस के क्लोज थे, उन्होंने एक वीडियो जारी किया मराठी के अंदर, और फडणवीस को बहुत ज्यादा कोसा। ये वीडियो मेरे को भेजा किसी ने महाराष्ट्र से, एक कोई एडवोकेट है, और मैं भी हैरान हो गया। खैर, मुझे पता था फडणवीस का क्या कि उद्धव आपका गडकरी का क्या एटीट्यूड है, वो पीएम बनना चाहते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट को फाइनली गिराया गया। फिर आपको ये भी याद होगा, जब उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट तो कैसे वहां पे बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड एक्टिव चल रहा था।
पूरा कंट्रोल था अंडरवर्ल्ड का, किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया, कुछ बॉलीवुड के एक्टरों के कहने के ऊपर, और उद्धव ठाकरे का जो बेटा है उसकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट मानी जा रही थी। क्योंकि जो अंडरवर्ल्ड है वो जब तक आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक आपको पुलिस सपोर्ट नहीं करेगी, आप वहां पे चल नहीं पाएंगे। दिशा सल्यान को मारा गया, दिशा सल्यान के को 5वें या 7वें फ्लोर से नीचे फेंक दिया गया और ये कहा गया कि इसने तो सुसाइड कर लिया। दिशा सल्यान जब नीचे गिरी थी तो उसका खून नहीं बहा, यानी कि मरने के बाद उसको नीचे फेंका गया। और दूसरी बात है कि बगैर कपड़ों के दिशा सल्यान को नीचे फेंका गया। फिर कहते हैं कि जा रही थी, बालकोनी से गिर गई, गिरी कोई नहीं, फेंका गया, मारा गया, रेप किया गया, उसके बाद कपड़े उतार करके उसी हालत में उसको नीचे फेंक दिया गया। ये काम चल रहा था उद्धव ठाकरे के टाइम में। फिर आपको पाल घर का इंसिडेंट भी याद होगी, कैसे वहां पे 3 साधुओं का मैसेकर किया गया। और वहां पे जो एमएलए था पाल घर का, वो एनसीपी का था, यानी कि शरद पवार की पार्टी का था। और वहां पे पूरा गुंडा राज चलता था, वहां पे पूरे गैंग चलते थे, कन्वर्शन के गैंग चलते थे। इस तरीके से साधुओं का जो मर्डर था, तब तो उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। शरद पवार से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? शरद पवार के ऊपर तो एलिगेशन लगी है कि दाऊद के भी क्लोज थे। और जब यहाँ पे 1993 का बम ब्लास्ट हुआ था, तब शरद पवार चीफ मिनिस्टर थे मुंबई के, और उन्हीं की वजह से लोग कहते हैं कि वहां पे एक मौका मिला दाऊद को भागने का, बम ब्लास्ट करके। तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? लेकिन अब जो सिचुएशन आई है, वहां पे एक टांग अड़की हुई है कि किसको सीएम बनाया जाएगा। जब लोकल लोगों से एक सर्वे किया गया तो उन्होंने कहा शिंदे को 32% चांस है, फडणवीस को 16% है, और गडकरी का भी नाम है जहां पे 2% चांस दिया गया कि इनको 2% लोग सपोर्ट करते हैं सीएम बनने के लिए। लेकिन दूसरी बात है कि अब सीएम कौन बनेगा? बीजेपी के जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा सीटें मिली है, बीजेपी को 132 सीटें मिली है, 150 सीटें लड़ी थी बीजेपी ने, उसको 132 सीटें मिली है। और शिवसेना शिंदे ग्रुप को 51 मिली है, और उद्धव ठाकरे 57 में, फिर उद्धव ठाकरे है उनको सिर्फ 20 सीटें मिली है सिर्फ। शरद पवार की पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उनको 10 सीटें मिली है, और अजीत पवार को भी 40 से ऊपर सीटें मिली है। तो इस टाइम पे एक सिचुएशन तो हो चुकी है, अब 3 लोग वहां पे क्लेमेंट है सीएम की पोस्ट के, फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार। क्योंकि अजीत पवार फडणवीस के भी क्लोज हैं, और वही उनको लेके आए थे अपने ग्रुप के अंदर, यानी कि एनडीए के अंदर। तो सेंटर के लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर वो मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार पे, अगर हम वैसे बात करें, शिंदे, आई थिंक अगर उद्धव ठाकरे को खत्म करना है तो आई थिंक शिंदे को ही आगे प्रमोट करना चाहिए, जिससे जो शिवसेना के समर्थक हैं वो वहां पर बने रहें और उनको पता चल जाए कि हाँ, असली शिवसेना यही है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है। और दूसरा, अगर फडणवीस का सेंटर में क्या प्लान है वो दूसरी बात है, लेकिन अगर फडणवीस को सेंटर में ले जाना है और फडणवीस से बात हो चुकी है इस बारे में और किसी को बनाना है, तो आई थिंक शिंदे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अजीत पवार पर मैं नहीं मानता कि इतना भरोसा किया जा सकता है। देखिए, बेसिक बात क्या है कि अजीत पवार की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि शरद पवार के भतीजे और शरद पवार उनको अपनी पार्टी में सेकंड पोजीशन नहीं देना चाह रहा था, वो अपनी डॉटर को प्रमोट कर रहे थे, जैसे पहले भी उसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। इसलिए अजीत पवार शरद पवार से नाराज हैं। लेकिन दूसरी बात है कि शरद पवार को कहा जाता है चाणक्य है। अब चाणक्य तो निकल ही गई, अजीत पवार को वहां पे 40 से ऊपर सीटें मिल गई, और जो आपका शरद पवार उसको 10 सीटें मिली हैं। और क्योंकि अजीत पवार ने एनडीए को सपोर्ट किया तो उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी बात आती है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अजीत पवार पे उस टाइप का कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। लेकिन ये जो चाणक्य है, इसको भी हटाना बड़ा जरूरी है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये कई बार अपने अपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करने का काम तो करते हैं, एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। लेकिन दूसरी बात है कि इनकी उम्र हो चुकी है 80 से ऊपर, और शरद पवार के ज्यादा दिन ऐसा लगता है कि शरद पवार पे दी एंड पे पहुंच चुके हैं। जो अगला इलेक्शन होगा महाराष्ट्र के अंदर, तो उस टाइम पे शरद पवार मुझे नहीं लगता खड़े भी हो पाएंगे। तो इसलिए अजीत पवार के चांसेस कम है, लेकिन उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाए वो देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो 2 बार या 3 बार तो बन चुके हैं डिप्टी सीएम, वो भी उनका। अब हम बात करते हैं अगर शिंदे की, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि शिंदे को इस टाइम पे प्रमोट करना, बीजेपी ने इसीलिए शिंदे को सीएम बनाया था ताकि जो आरएसएस है उद्धव ठाकरे की, या ताकि जो शिवसेना आरएसएस उद्धव ठाकरे की, उनको साइडलाइन किया जा सके। क्योंकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, उन्होंने अपना एजेंडा चेंज कर लिया है, हिंदू से छोड़ के मुसलमान को प्रमोट करते हैं। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन्होंने शायद कटुआ भी कर लिया अपने आप को। खैर, हम ये तो नहीं कह सकते क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना एजेंडा चेंज किया, जो पार्टी हमेशा हिंदुओं की बात करती थी, आज वो मुस्लिम को प्रमोट कर रही है। तो
अब इसलिए शिंदे का बनना एक लगता है कि बहुत जरूरी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जाते हैं फडणवीस पे। फडणवीस को सीएम, पहले सीएम थे जिनको शिंदे के अंदर डिप्टी सीएम बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा उनका कैलिबर है, और वो शिंदे को हर एक इश्यू पे गाइड करते थे, उनको डायरेक्शन देते थे, चाहे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, चाहे वहां मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, चाहे बाकी इश्यूज हो। इसलिए फडणवीस को बनाना तो बहुत जरूरी भी है बीजेपी के लिए। लेकिन दूसरी बात यह आती है कि किस तरीके से शिंदे को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि शिवसेना को खत्म करना भी बीजेपी का एजेंडा है। और दूसरी तरफ फडणवीस की बात है, फडणवीस को कई बार सेक्रीफाइस कर दिया सेंटर ने, एक सीएम को डिप्टी सीएम बना दिया, और फडणवीस ने उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन दूसरी बात है कि क्या फडणवीस को और ज्यादा इग्नोर कर सकेंगे? ये डिफिकल्ट बात है। ये तो बीजेपी सेटल करेगी किसको सीएम बनाया जाए। दूसरी बात है कि ये आपने जैसे कहा कि फडणवीस को हो सकता है सेंटर में ले आए, लेकिन फडणवीस रहना चाहते हैं महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि उनकी वहां पे पकड़ है, वहां पे बहुत काम भी किया है, तो इसलिए फडणवीस वहां पे छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन एक और बात सामने आई कि फडणवीस जब यहाँ पे बीजेपी जीती या एनडीए जीती, तो उसके बाद आरएसएस के चीफ से मिले, साथ में गडकरी के घर गए, और गडकरी की वाइफ ने भी इनको वहां रिसीव किया। और एक यहाँ पे बात कहने की बात यह है कि बीजेपी को जीत यहाँ पे इसलिए मिली कि आरएसएस ने उनको सपोर्ट किया, मोहन भागवत ने, साथ में गडकरी जो पिछला जो इलेक्शन था प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का, वहां पे उन्होंने बीजेपी के लिए प्रॉपर कैंपेन नहीं किया। इस टाइम पे गडकरी की बहुत ज्यादा मीटिंग्स भी हुई थी महाराष्ट्र के अंदर, तो गडकरी का भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन गडकरी ने जो अपनी एम्बिशन थी पीएम बनने की, वो छोड़ दी है शायद, इसीलिए वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। और सीएम तो नहीं बना देंगे? देखिए, सीएम बनाना गडकरी को किसी तरीके से मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को फायदे की बात होगी। गडकरी को सीएम बनाना ही चाहेंगे, क्योंकि गडकरी ने कई आरएसएस के साथ नहीं, आरएसएस, देखिए आरएसएस के बहुत से इश्यूज थे, वो एक प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे बीजेपी का, किसको, आपस में जो इनकी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग शायद लगता है दूर हो गई होगी या रिजॉल्व कर ली होगी। आरएसएस के कुछ डिमांड्स होंगी, जरूर बीजेपी ने एक्सेप्ट कर ली होंगी, मोदी ने, शाह ने एक्सेप्ट कर ली होंगी, ये भी तो आरएसएस के लोग हैं। लेकिन शायद मोहन भागवत को ये भी चीज रियलाइज हो गई कि मैं, अगर यहाँ पे बीजेपी है तो हम रहेंगे, अगर बीजेपी नहीं है तो आरएसएस भी नहीं रहेगी यहाँ पे। तो शायद वो भी बातें उनको समझ में आ गई हो। और जिस तरीके से आज इंडिया के अंदर मुस्लिम अपना सिर उठा के काम कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे यात्रा पत्थर फेंके जाते हैं, अगर यहाँ पे दोबारा से कहीं पे कांग्रेस आ गई या अलायंस पावर में आ गया, तो आरएसएस का क्या होगा? क्या इस तरीके से बात कर पाएंगे कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा पाएंगे? और क्या एजेंडा है आरएसएस का? आरएसएस एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनका एजेंडा है हिंदुओं की प्रोटेक्शन करना, हिंदुओं को प्रमोट करना, सनातन धर्म को प्रोजेक्शन करना। तो वो अपने एजेंडे पे काम करे, बीजेपी उनको जो पैसा मिलता है, जो है, उनको सपोर्ट दे। लेकिन अगर मोहन भागवत मुस्लिम अपीसमेंट का काम करते हैं, तो हिंदुओं को धोखा देने की बात है। तो इस टाइम पे गडकरी का इश्यू जो है वो मुझे लगता है साइड पे रहेगा, क्योंकि गडकरी अपनी एम्बिशन छोड़ चुके हैं। और एम्बिशन का मतलब है कि पीएम को चैलेंज करना उन्होंने बंद कर दिया, या पीएम की सीट पे देखना बंद कर दिया। जब तक मोदी है तो कोई पीएम तो बन ही नहीं सकता। और दूसरी बात है, सबसे सीनियर आदमी कौन है बीजेपी के अंदर? सबसे सीनियर है राजनाथ सिंह, उसके बाद नंबर आता है आपका अमित शाह का, फिर पीछे नंबर आता है आपका किसी और का। तो यहाँ पे दुविधा तो है बीजेपी की। जयशंकर की भी बात है, और जो इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी की थी, यहाँ पे ऊपर लोगों को दिख जाएगा लिंक, उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर चैनल पे जाके भी हमारे देख सकते हैं। उसके बारे में भी बात की थी कि पीएम, अगला पीएम कौन बनेगा। लेकिन आप कह रहे हैं नितिन गडकरी को बनाने का यहाँ पे सीएम फायदा नजर नहीं आ रहा है। एक और नाम है, आई डोंट नो उसे कितने चांस है, नारायण राणे। उनके दोनों लड़के जीते हैं, और वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और उन्होंने सुशांत दिशा के ऊपर भी बहुत घेरा था, पालघर के साधुओं पर भी आवाज उठाई थी, और उनके दोनों लड़कों ने भी हिंदुत्व के ऊपर इलेक्शन से पहले काफी आवाज उठाई थी। उनको मारने तक के लिए बोल दिया गया था कुछ मुस्लिम ग्रुप्स के द्वारा। तो बिल्कुल भी उनका भी नाम है, लेकिन नारायण राणे को मुझे नहीं लगता कि सीएम की कुर्सी बिठाने की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मेन कंपटीशन चल रहा है वो चल रहा है शिंदे और फडणवीस के बीच में। बाकी किसी का नाम आए ना, ये दोनों फ्रंट पे हैं। क्योंकि शिंदे से फायदा ये होगा कि जो उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट है, या उद्धव ठाकरे है, या उनकी पार्टी है, वो मुस्लिम अपीसमेंट का काम कर रहे हैं, तो उनको फिनिश करना मुझे लगता है बीजेपी का एजेंडे के अंदर टॉप प्रायोरिटी है। और साथ में बीजेपी को अगर स्टेट के अंदर मजबूत करना है, तो फडणवीस सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, वही काम कर सकते हैं। लेकिन बार बार क्या आप फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाएंगे, शिंदे के साथ रखेंगे? इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आता है। और जो आदमी सेक्रीफाइस करे, ये तो नहीं कि उसका आप गला घोट दो। फडणवीस ने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत। और आज जो महाराष्ट्र के अंदर जीत हुई है, या शिवसेना को तोड़ा गया है, या शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया, सबके पीछे आपका हाथ है फडणवीस का।
और तभी मैंने कहा था कि जब फडणवीस चैलेंज करते थे उद्धव ठाकरे को, तो उस टाइम पे गडकरी अपोज करते थे। लेकिन बीजेपी तभी इलेक्शन जीत पाएगी, हिंदुओं को तभी फायदा होगा जब सबके सब मिलकर काम करेंगे, हिंदू से इकट्ठे होंगे। और देखिए जब इलेक्शन हुआ, यहाँ पे बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीजें हुई। एक जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वहां पे सुबह सुबह 10 बजे तक 10,000 लेडीज ने वोट दे दी थी, और सारे के सारे जैन कम्युनिटी के थे, यानी कि इकट्ठा होकर वहां पे वोट डालने गए थे। और औरंगाबाद की सीट जहां पे आपके AIM उसका कैंडिडेट था, जलील अहमद खड़ा था, यानी कि जो जलील आदमी खड़ा था वहां पे, जो जिसने नुपुर शर्मा के खिलाफ बहुत गंदे बयान दिए थे कि इसको सड़क पे खड़े होकर के इसका मर्डर कर देंगे, मार देंगे। ये है जलील अहमद, जो ओवैसी की पार्टी का आदमी है। ये खड़ा था जो जिस सीट पे, वहां से हार गया 2100 वोटों से, और वो वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके बावजूद ये हार गया। क्योंकि आज जिस तरीके से बीजेपी ने अपना इलेक्शन लड़ा, उस तरीके से जितने भी यहाँ पे लोग थे, यूपी के अंदर एक ऐसी सीट, यहाँ पे बताना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 15 कैंडिडेट खड़े थे मुस्लिम, जिनके कुल मिला के लगभग 12-13 हजार के आसपास वोटें उनको मिली है, जो 15 कैंडिडेट थे। और इसकी जो हार हुई है वो हुई है 2100 वोटों से। तो एक वीडियो में ये कहता हुआ नजर आ रहा है, तो पहले की वीडियो, लेकिन बाद में कह रहा है कि अपनों ने ही धोखा दे दिया। जब यही बात वहां पर होती है तो ये लोग मजे लेते हैं, जब हिंदुओं की वो जो कास्ट में बांटने की बात करते हैं। और मोदी जी ने जब कहा था इनकी भी कास्ट की बात करो, तो ये वही टाइम आ गया है। अब ये जो बांटने की सोच रहे थे, अब ये खुद बट रहे हैं। और 15 कैंडिडेट ने जो 13,000 वोट लिए थे, उन्हीं की वजह से हार गए। तो अब शायद हिंदुओं को भी पता नजर आ जाएगा कि तुम बटते हो, इसलिए तुम्हारा शोषण किया जाता है। ये देखो बटने का अंजाम क्या होता है। तो आई थिंक इसीलिए सबने, हिंदुओं ने मिलकर वोट किया है। बिल्कुल नहीं, जिस तरीके से आप देखो ना, मैं एक वीडियो देख रहा था नारायण राणे का, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को चैलेंज कर रहे हैं। अब जो महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर, एक और बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर अगर बीजेपी को किसने जिताया, तो ये आदमी है, ये वो आदमी है, एक मुसलमान है, मुसलमानों को उलेमा या किसका ये चीफ है वहां पे, जिसने 17 डिमांड रखी थी MBA के सामने कि हमारी 17 डिमांडें रखो, जहां पे हम कहा था जितने भी यहाँ पे लोग जेल में हैं मुस्लिम, उनको जेल से छोड़ दो 1992 के बाद से। और इन्होंने कहा था कि 10% रिजर्वेशन दो, 30% रिजर्वेशन दो मुस्लिम को पुलिस के अंदर, और इन्होंने अपनी और भी डिमांड रखी थी, RSS को बैन कर दो। और इसी की वजह से जो है, मैं सोचता हूँ कि हिंदू यूनाइट हुए। इनको लगता है कि इनकी वजह से हिंदू जो है, मुसलमान यूनाइट होंगे तो इनको फायदा होगा। लेकिन जब भी इलेक्शन हुआ तो मुसलमान तो इकट्ठी वोट देते हैं, मुसलमान तो कैंडिडेट चुन के वोट देते हैं। इनकी अपील का कोई फायदा नहीं हुआ MBA को, क्योंकि उन्होंने तो वोट उनको ही देनी थी। लेकिन इसका फायदा हुआ हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू इकट्ठे हो गए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो हिंदुओं को इकट्ठा करें, इसी से तो फायदा हुआ। और ये जो जहां पे इलेक्शन जीतने का जिसने काम किया, दिल्ली जो महाराष्ट्र के अंदर जो इलेक्शन जितवाया, वो जितवाया फडणवीस ने। बीजेपी को जीत दिलवाई फडणवीस ने, और MBA को हरवाया तो मौलाना ने हरवाया। ये आदमी ने इतनी मेहनत की है, इस आदमी की सारी प्लानिंग थी वहां पे, और ये डिजर्व करता है CM बनना। लेकिन बीजेपी के अंदर क्या है कि यहाँ पे जो लोग हैं सैक्रिफाइस करते हैं, RSS को लोग भी सैक्रिफाइस करते हैं अपने आप को देश के लिए या पार्टी के लिए। तो फडणवीस का जो सैक्रिफाइस है वो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। और दूसरा आदमी जिसने बीजेपी को जितवाया या उद्धव ठाकरे को हरवाया, वो है संजय राउत। संजय राउत साथ में मिले हैं आपके शरद पवार से, और वो उससे मिलकर के इन्होंने जिस तरीके से MBA को, या आपके स्पेशली करिए बात, उद्धव ठाकरे को हरवाया। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, कभी हिंदू राम मंदिर की बात करते हैं कि हमने गलती की राम मंदिर के अंदर यहाँ पे सपोर्ट करके बीजेपी को। तो मैं शुक्रिया करूंगा उद्धव आपके संजय राउत का कि उन्होंने हिंदुओं को इकट्ठा कर दिया। लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं भाड़ में जाए, हमें क्या लेना। वैसे भी बहुत से और लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुओं को जिताने में हेल्प की है, स्पेशली जिन्होंने मुस्लिम को सपोर्ट किया, मुस्लिम को इकट्ठा करने की बात की है। मुस्लिम को इकट्ठा करते करते हिंदू इकट्ठा हो गए। राइट। मतलब कुल मिला के ये कारण रहे। और मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, ये तो अपने आप में एक प्रश्न है, लेकिन ज्यादा चांसेस जो लग रहे हैं वो पहले नंबर पे फडणवीस और दूसरे नंबर पर शिंदे ही नजर आ रहे हैं। मुझे फिर भी पर्सनली मैं यही कहूंगा कि शिंदे को यहाँ पर बनाना चाहिए, अगर ऑलरेडी फडणवीस के लिए कोई प्लान है, ताकि
उद्धव ठाकरे को बिल्कुल ही खत्म किया जा सके। लेकिन एक मैं बात अभी यहाँ पे बता देता हूँ पहले ही, मुझे लग रहा है उद्धव ठाकरे जल्द घोषणा कर देंगे, वो वापस से आके शिंदे के साथ मिल जाएंगे और फिर ये अलायंस में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनको दिख जाएगा अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया सूद सर, तो अगले बार जो चुनाव होंगे उनमें उनका खात्मा लगभग तय है। तो देखो देखते हैं अब आगे एक और क्या होता है। बोलिए। वैसे एक और बात देखो ना, आप देखो कि अपना जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे विश्व चौहान, वो सीएम थे, बीजेपी को जिताया, लेकिन उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया सेंटर के अंदर, और वो इस टाइम पे बहुत उन्होंने कैंपेन किया। महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसी कंस्टिट्यूएंसी थी जहां पे एग्रीकल्चर के लोग या किसान इन्वॉल्व थे, वहां पे उनका बहुत ज्यादा कैंपेन फोकस किया गया था, और वहां पे उन्होंने किसानों के बारे में बात की कि तुम्हें प्याज के रेट चाहिए, अब तुम्हारे प्याज के रेट बढ़ा है, कुछ ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी के अंदर जो लोग हैं वो सेल्फ अपना अकेले का फायदा नहीं सोचते, पार्टी का फायदा सोचते हैं, देश का फायदा सोचते हैं, इसीलिए बीजेपी आगे बढ़ रही है, इसीलिए मोदी आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए बीजेपी के जो लोग हैं वो आगे आगे बढ़ के देश का काम कर रहे हैं और हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो काम है हिंदुओं को इकट्ठा करना, देश को मजबूत करना, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, इसी काम पे लगी है बीजेपी। और कांग्रेस का काम है हर एक की टांग खींचना, गवर्नमेंट को कोई काम ना करने देना, पावर में बैठने के लिए किसी का भी हाथ थाम सकते हैं, मुसलमानों को इंडिया के अंदर प्रमोट करना इनका काम है, हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाना काम है राहुल गांधी का, और बाकी जो अपोजिशन के लीडर हैं जैसे अखिलेश यादव, इनका काम है इंडिया एक मुस्लिम कंट्री बने ताकि इनका धंधा चलता रहे, हिंदुओं को काटना। और मोदी और जो बीजेपी का काम है कि हिंदुओं को इकट्ठा करो, देश को मजबूत करो, देश की इकोनॉमी को मजबूत करो। और कई जगह तो ऐसा यूपी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे 65% मुस्लिम थे, तब भी वहां पे बीजेपी का हिंदू जीत के आया, क्योंकि कुछ मुस्लिम को लगा कि हमें तो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि तो काम करते हिंदुओं के लिए। और अगर मुस्लिम अपना एजेंडा छोड़ दें, बीजेपी को हेट करना छोड़ दें और वोट उसको दे जो उनके लिए सोचता है, उनके लिए काम करता है, तो देश बदल जाएगा। देश के अंदर जो भी यहाँ पे आपके देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। हर एक पार्टी को की ड्यूटी बनती है कि बात में एजेंडे की बात करें, लेकिन राहुल गांधी बात करते हैं देश को तोड़ने की, बात कहते हैं कि देश को जोड़ना चाहता हूं, लेकिन देश को तोड़ने की बात करते हैं। कभी गोदी में बैठ जाते हैं चाइना की, कभी यूएस की गोदी में बैठ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये देखते हैं कि महाराष्ट्र किस तरीके से वहां पे इलेक्शन जीता है और अब कौन सीएम बनेगा, इसका फैसला सेंटर करेगी, मोदी करेंगे या शाह करेंगे। बिल्कुल। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि किसको बनाया जाता है। कैंपेन बहुत सारे हुए थे जिसमें भाविका सगाड़ी को समर्थन करने की बात कही गई थी, चाहे कोई यूट्यूबर्स हो, उन्होंने अजीब तरीके के अपने प्रोपेगेंडा भी चलाए थे, लेकिन कुछ नहीं चल पाया और अंततः विजय हुई महायुति की। तो देखते हैं कि कौन सीएम बनेगा, लेकिन सब लोगों से निवेदन है कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें और इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करें। जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद जय भारत। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद जय भारत।